हेलो दोस्तों, जीएस भाई सुरेश सर की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत में डचों का आगमन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में डच आए, अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, पुर्तगालियों से तमाम ऐसी कोठियां छीन ली। तो आइए देखा जाए कि आखिर भारत में डचों का आगमन जो हुआ वो किस क्रम में हुआ, कैसे हुआ। ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन, ध्यान दीजिएगा, यह भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पुर्तगाली पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि भारत में जो पहली शक्ति आई थी, जो यूरोपीय शक्ति पहली आई, वो पुर्तगाली थी। अब दूसरी जो यूरोपीय शक्ति है वो डच है। अब डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ध्यान दीजिएगा, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच दूसरी यूरोपीय शक्ति थी भारत आने वाली। तो भारत आने में डचों का क्रम दूसरा है। डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड अथवा नीदरलैंड। सबसे पहला जो डच यात्री आया वो 1596 ईस्वी में कार्लेनिस डहस्तमान। तो 1596 ईस्वी में पहला डच अभियान जो आया वो कार्लेनिस डहस्तमान के नेतृत्व में। इंडोनेशिया होता हुआ ये भारत आया। तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया पहुंचा था, उसके बाद भारत आया 1596 में ही। तो तीन बातें आप जाने कि जो डच थे ये भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री जो भारत आया तो 1596 ईस्वी में कार्लेनिस डहस्तमान। ध्यान रखिएगा, कार्लेनिस डहस्तमान यह 1596 ईस्वी में भारत आया। यही 1596 ईस्वी में इंडोनेशिया में भी था। इंडोनेशिया से होता हुआ भारत आया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में डच संसद के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। डच कंपनी की जो स्थापना थी ना, वो डच सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। डच संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो सबसे जरूरी पॉइंट कि स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो भी संसद के एक प्रस्ताव द्वारा। कहने का मतलब ये सरकारी कंपनी भी थी। आइए देखा जाए यहां इस कंपनी का नाम क्या था? नाम तो ध्यान दीजिएगा, बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे नाम से इसकी स्थापना हुई। यही कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानी गई। जब इसकी स्थापना हुई किस नाम से? बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे। बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे, ध्यान से सुनिएगा, बेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे
को बाद में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा गया। तो 3-4 बातें आप लोग समझे कि डच भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया? तो 1596 ईस्वी में कार्लेनिस डहस्तमान था जो भारत आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में। अब इस कंपनी का नाम क्या था जो डच संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो बेरेनिगदे ओस्ट इंडीसे, या इसी को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा गया। अगली पॉइंट है कि डच कंपनी को 21 वर्षों का भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार मिला। ध्यान दीजिएगा, डच कंपनी को 21 वर्षों का अधिकार पत्र मिला था, और जब आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ोगे तो उसे 15 वर्षों का अधिकार मिला था। लेकिन डच कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का 21 वर्षों का अधिकार मिला था। ध्यान रखिएगा, 21 वर्षों का। यह एक संयुक्त कंपनी थी। तो डच कंपनी, अभी ऊपर आपने देखा कि डच संसद के एक प्रस्ताव द्वारा हुई। इसका मतलब कि डच कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी थी। तो वही चीज नीचे है कि यह एक संयुक्त कंपनी थी। इसमें सरकार की हिस्सेदारी थी और निजी लोगों की हिस्सेदारी थी। कहने का मतलब यह संयुक्त कंपनी थी, इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी और निजी लोगों की भी हिस्सेदारी थी, इसीलिए यह एक संयुक्त कंपनी। इसकी कुल पूंजी कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, 65 लाख गिल्डर थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। यह एक संयुक्त कंपनी थी। 21 वर्षों के अधिकार पत्र के साथ यह भारत आई थी। यह संसद के एक प्रस्ताव द्वारा पारित हुई थी। बात समझ रहे? इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में बेरेनिगदे ओस्ट इंडीसे नाम से की गई। बाद में इसी को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी कहा जाने लगा। अगली चीज देखिएगा, कंपनी का संचालन 17 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता था। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका संचालन 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। कहने का मतलब जब कंपनी गठित की गई तो इसकी देख रेख के लिए, इसके जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी काम होता था, इसमें इसकी देख रेख 17 सदस्यीय एक बोर्ड करता था। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें आई होंगी कि डच भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। डच लोग कहां के निवासी थे? तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच अभियान किसके नेतृत्व में आया? तो 1596 ईस्वी में कार्लेनिस डहस्तमान के नेतृत्व में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में जो डच संसद थी उसके एक प्रस्ताव के द्वारा हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो बेरेनिगदे ओस्ट इंडीसे था। इसी को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा जाता था। अब यहां देखिएगा, इसे कितने वर्षों का अधिकार पत्र मिला? तो 21 वर्षों का। यह एक संयुक्त कंपनी थी। क्यों संयुक्त कंपनी थी? क्योंकि अभी ऊपर आपने देखा कि इसे संसद के एक प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। तो इसका मतलब इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी थी और निजी लोगों की हिस्सेदारी थी। इसकी कुल पूंजी कितनी थी? तो 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी का
संचालन कितने लोगों के द्वारा, एक बोर्ड के द्वारा होता था? तो 17 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा कंपनी का संचालन होता था। आइए यहां देखा जाए डच काली मिर्च, ध्यान रखिएगा, डच लोग काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर थे। काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार के लिए डच किस पर निर्भर थे? तो इंडोनेशिया पर निर्भर थे। इंडोनेशिया को उस समय मसाला द्वीपपुंज के नाम से जाना जाता था, मसाला द्वीपपुंज। तो डच काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर, और इंडोनेशिया को उस समय मसाला द्वीपपुंज के नाम से जाना जाता था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायाना छीन लिया। यह इंडोनेशिया में ही है। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायाना छीन लिया। 1619 ईस्वी में जकार्ता, यह भी इंडोनेशिया में है, बटेविया नामक नगर बसाया। ध्यान रखिएगा 1619 ईस्वी में डचों ने जकार्ता में बटेविया नामक नगर बसाया। 1619 में जकार्ता भी इन्होंने पुर्तगालियों से ही छीना था, और पुर्तगालियों से छीन करके बटेविया नामक नगर बसाया वहां। तो सबसे जरूरी चीज, बटेविया नामक नगर कहां बसाया है? जकार्ता में। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। और कब यह नगर बसाया? 1619 में। 1619 में बटेविया नामक नगर बसाया। किसने? डचों ने। कहां है ये बटेविया? तो जकार्ता में। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। तो ध्यान रखिएगा बटेविया नामक नगर की स्थापना डचों ने 1619 ईस्वी में किया। और कहां किया? तो जकार्ता में। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। यह भी वही है। 1641 यह पुर्तगालियों के कब्जे में था मलक्का द्वीप, और मलक्का द्वीप पुर्तगालियों के अधिकार में था। 1641 ईस्वी में डचों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया डचों ने। 1658 में सीलोन, श्रीलंका की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर भी कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिए, सीलोन अर्थात श्रीलंका की अंतिम बस्ती जो पुर्तगालियों की थी, उस पर भी डचों ने कब्जा कर लिया 1658 में। तो 4 डेट आप लोग देखें। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से क्या छीना? अम्बायाना छीना। 1605 में अम्बायाना छीना। किससे? पुर्तगालियों से। 1619 में बटेविया नामक नगर बसाया, वो भी पुर्तगालियों से छीन करके जकार्ता को छीना और वहीं पर बटेविया नामक नगर बसाया। तीसरी डेट 1641 ईस्वी में इन लोगों ने पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया। 1658 में सीलोन श्रीलंका में जो पुर्तगालियों की अंतिम बस्ती थी, उस पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। किसने? डचों ने। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टल पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टल प्रणाली पर आधारित थी। डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो सहकारिता या कार्टल प्रणाली पर आधारित थी। डच कंपनी के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि डच कंपनी के जो प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो फैक्टर। ध्यान रखिएगा, डच कंपनी सबसे ज्यादा लाभांश देने वाली कंपनी थी। इसने 18% लाभांश दिया है।
कहने का मतलब अपने हिस्सेदारों को इसने 18% लाभांश दिया है। तो डच कंपनी ही सर्वाधिक लाभांश देने वाली कंपनी बनी है। डच कंपनी के निदेशक को भद्रजन 17 कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, ये रोमन अंक में लिखा है 10, 5, 15 और 2 17। तो भद्रजन 17 कहा जाता था डच कंपनी के निदेशक को। अगली पॉइंट है 1759 ईस्वी में बेदरा युद्ध, बेदरा बंगाल में है, में डचों का भारत से अंत हो गया। कहने का मतलब 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में डचों का भारत से पूर्ण रूप से सफाया हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में डचों की कंपनी किस प्रकार स्थापित होती है, कहां कहां इन लोगों ने, डचों ने कहां कहां कंपनी स्थापित किया है। आइए उसे देखा जाए। आइए देखते हैं कि भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना, यानी पुर्तगालियों की तरह डचों ने भी भारत में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो डचों ने कहां कहां फैक्ट्री स्थापित की, इसे देखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, डचों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की, प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में, और मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में अगर लगाई तो वो मुसलीपट्टनम में। कब लगाई? 1605 ईस्वी में। अब बात यह आती है कि आखिर भैया मुसलीपट्टनम है कहां? तो मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो डचों की भारत में जो पहली फैक्ट्री बनी वो मुसलीपट्टनम में। कब बनी? 1605 में। ये मुसलीपट्टनम कहां है? तो आंध्र प्रदेश में। अब ध्यान दीजिएगा, डच लोग मुसलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। ध्यान दीजिए भैया, नील का निर्यात करते थे, यहां से भी करते थे और सूरत गुजरात से भी ये लोग नील का निर्यात करते थे। तो डच लोग, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुसलीपट्टनम से किसका व्यापार करते थे, किसका निर्यात करते थे? तो नील का निर्यात मुसलीपट्टनम से किया जाता था डचों के द्वारा। अब बात करते हैं अगली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में बिमलीपट्टनम भी बनाए हैं, ये 1641 ईस्वी में। तो आंध्र प्रदेश में आपने पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम देखा, ये डचों की बिल्कुल पहली फैक्ट्री थी। यानी अगर डचों ने कहीं सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया तो मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। और मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित किया या डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1605 में। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया और यहां से ये लोग क्या करते थे? नील का निर्यात करते थे। अब अगर आंध्र प्रदेश में दूसरी फैक्ट्री देखना है तो सबसे पहले आप पुलिकट देखिए। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट में इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित किया 1610 ईस्वी में। पहली फैक्ट्री अगर भारत में कहीं लगाई तो मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में, यहां से नील निर्यात किया। इसके बाद अगर फैक्ट्री इन लोगों ने लगाई तो 1610 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में ही लगाई, लेकिन वो पुलिकट में लगाई। ठीक, और पुलिकट में जो इन लोगों ने फैक्ट्री लगाई उसे किला बंद कर दिया, चारों तरफ से घेरा बना दिया, चारों तरफ से किला बंद बस्ती बनाया इन्हें, किला बंद फैक्ट्री। और ध्यान दीजिएगा, डचों की यही एकमात्र फैक्ट्री या बस्ती भी आप कह सकते हैं जो किला बंद फैक्ट्री थी।
यही एकमात्र फैक्ट्री है जो किलाबंद या दुर्गीकृत थी। बाकी डचों की कोई भी फैक्ट्रियां दुर्गीकृत नहीं था, यानी कि सुरक्षात्मक दृष्टि से दुर्ग नहीं बनाए गए थे किसी भी फैक्ट्री में, एक को छोड़ करके इसी पुलिकट को। तो केवल पुलिकट ही डचों की एक ऐसी फैक्ट्री थी जो किलाबंद थी। बाकी डचों ने भारत में जितनी भी फैक्ट्रियां स्थापित किया उसमें किसी में भी दुर्ग या किला नहीं बनाया गया था। तो वही चीज यहां लिखा है कि यह एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री थी, एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री। यहीं पर डचों ने टकसाल स्थापित किया और स्वर्ण पैगोडा सिक्के ढाले। स्वर्ण पैगोडा सिक्के ढाले थे डचों ने। ध्यान दीजिए भैया, डचों ने टकसाल कहां स्थापित किया? तो पुलिकट में। और यहीं ये लोग पैसा छापते थे। स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के की ढलाई करते थे इसी टकसाल में। तो डचों ने टकसाल कहां स्थापित किया? पुलिकट में। पुलिकट एक दुर्गीकृत बस्ती थी, यही एकमात्र डचों की दुर्गीकृत बस्ती थी। अब अगली फैक्ट्री देखा जाए भारत में, तो यह फैक्ट्री है सूरत में। 1616 ईस्वी में स्थापित किए। यहां देख लीजिएगा, बिमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1641 में, यानी आंध्र प्रदेश में डचों ने 3 फैक्ट्री स्थापित किया है, मुसलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम और पुलिकट। 3 फैक्ट्रियां आंध्र प्रदेश में है, मुसलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम और पुलिकट। अगर सीरियल से देखना है तो सबसे पहले मुसलीपट्टनम, संपूर्ण भारत में अगर पहली फैक्ट्री स्थापित किया तो मुसलीपट्टनम, इसके बाद पुलिकट है 1610 में, बिमलीपट्टनम 1641 में। पुलिकट की विशेषता है कि यह एक किलेबंद बस्ती थी या किलेबंद फैक्ट्री थी। इसी पुलिकट में डचों ने टकसाल स्थापित किया और स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के ढाले। अगली फैक्ट्री इनकी सूरत गुजरात में 1616 में स्थापित हुई, यानी सूरत में भी डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। यहां से भी ये लोग नील का निर्यात करते थे। सूरत में भड़ौच बंदरगाह है, यहां से ये लोग कपड़ा निर्यात करते थे। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि किस बंदरगाह से डचों ने कपड़ा निर्यात किया, तो भड़ौच बंदरगाह से कपड़ा निर्यात करते थे। आइए अगली फैक्ट्री देखा जाए, कराईकल। ये कराईकल तमिलनाडु में। इस फैक्ट्री की स्थापना 1645 ईस्वी में डचों ने किया। फिर तमिलनाडु में अगली फैक्ट्री नागपट्टिनम में स्थापित किया, ये भी तमिलनाडु में है 1659 में। सबसे जरूरी चीज ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा, पिपली में 1627 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। ये पिपली पश्चिम बंगाल में है। पिपली में डचों ने 1627 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया। और यह पिपली कहाँ है? बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, लोअर पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल में डचों की यह पहली फैक्ट्री कौन थी? पिपली थी। तो बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित हुई थी 1627 में। अब इसी बंगाल में अगली फैक्ट्री है चिंसुरा। चिंसुरा भी बंगाल में है और 1653 ईस्वी में डचों ने चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित किया। इसी चिंसुरा में डचों ने गुस्ताम्बुस नामक किले का निर्माण किया। गुस्ताम्बुस फोर्ट। गुस्ताम्बुस फोर्ट नामक किले का निर्माण डचों ने किया है कहां? चिंसुरा में। ध्यान रखिएगा, गुस्ताम्बुस
कोस्ताम्बुस फोर्ट नामक किले का निर्माण डचों ने कहां किया है? तो चिंसुरा में। और चिंसुरा कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। अगली फैक्ट्री देखिएगा, बालासोर। बालासोर ये उड़ीसा में है और 1658 में डचों ने यहां फैक्ट्री स्थापित किया। अगली फैक्ट्री इनकी है कोचीन, केरल। केरल में 1663 ईस्वी में स्थापित किया। अगली फैक्ट्री पटना, बिहार है। बिहार में भी इन लोगों ने 1658 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया पटना से। अब पटना में जो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, वहां से किसका व्यापार करते थे? तो सोरा का व्यापार करते थे। ध्यान रखिएगा, सोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ठीक है, KNO3 इसका जो रासायनिक सूत्र है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा। इन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में भी फैक्ट्री बनाई थी। डचों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भी फैक्ट्री बनाई थी। तो हमें उम्मीद है कि भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना भी आप लोग देखें और इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखा जाए कि भारत में किस प्रकार से डच आए हैं, इसे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।